शिक्षार्थियों, बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर पालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय पढ़ रहे हैं और राजनीति विज्ञान विषय के अंदर एक हमारा नया अध्याय न्यायपालिका, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है, इसका गठन किस प्रकार से होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं और इसके कार्यों के अंदर एक सम्मिलित है न्यायिक पुनरावलोकन। ये किस प्रकार से होता है, मुख्य रूप से हम इसके 3 जो हैं भाग करके पढ़ेंगे। एक तो हमारे यहाँ पे हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे न्यायपालिका का, ठीक है, कि न्यायपालिका क्या है। फिर हम देखेंगे इसका गठन किस प्रकार से होता है और इसको कौन कौन से कार्य जो दिए हुए हैं, और इन्हीं कार्यों के अंदर से एक मुख्य कार्य जो है वो है न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है। न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो जो हमारा संघ है, ठीक है, क्योंकि भारत जो है राज्यों का संघ है तो हम इसे संघ के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। और संघीय हमारी जो सरकार है, संघ की जो हमारी सरकार है, जिसे हम केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं, ठीक, इसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित करके पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है हमारी व्यवस्थापिका, है ना, जिसे हम संसद के रूप में जानते हैं। फिर आती है कार्यपालिका, ठीक है, जो मंत्रिमंडल है। या फिर जो हमारा सरकारी जो व्यक्ति होते हैं, सरकारी जो तंत्र है, वो कार्यपालिका। और नंबर 3 पर जो है वो है न्यायपालिका, ठीक है। संसदीय व्यवस्थापिका के अंदर केंद्र सरकार को हम 3 वर्गों के अंदर विभाजित कर रखे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सबसे पहला प्रश्न तो हमारा यहीं से बन जाता है। कई बार बड़े एग्जाम जो होते हैं उनके अंदर भी, और अब तो जो छोटे एग्जाम है उनका स्तर भी अच्छा हो गया है, तो यहीं से इनका क्रम जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर व्यवस्थापिका को किस किस नाम से जाना जाता है? भारत के अंदर व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। इसके 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। इसके बाद कार्यपालिका और फिर न्यायपालिका। हमारे यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। इस प्रकार की हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को पढ़ते हैं तो उसके अंदर हमारी जो न्यायपालिका है वो किस प्रकार की है? स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा सर्वोच्च न्यायपालिका, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य है हमारा जो भारत का संविधान है, इस संविधान का संरक्षण करना अथवा और साथ ही उसकी व्याख्या करना, ठीक है। ये हुआ इसका सामान्य परिचय। अब हम बात करते हैं हमारे सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय को हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वास्तव में विश्व के सबसे शक्तिशाली न्यायालय के रूप में है, ठीक है। शक्तिशाली होने का मतलब है कि उसे एक तो स्वतंत्रता दी जाए, दूसरा उसको शक्तियां प्रदान की जाए। हमारे यहाँ पर जो हमारी न्यायपालिका है, उस न्यायपालिका को हम संविधान की, क्योंकि भारत में जो सब चीजें चलती होगी, भारत किस प्रकार का है? गणतंत्रात्मक राज्य है। हमारे यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष का भी जो है हम निर्वाचन करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। तो संविधान जो है हमारे यहाँ पे सारे देश का संचालन संविधान के द्वारा ही होता है। संविधान को हम सामान्य रूप से जानते हैं, वो लिखित या मौखिक दस्तावेज, जिसके लिखित अथवा अलिखित दस्तावेज जिसके द्वारा किसी राष्ट्र का संचालन किया जाता है, ठीक है। तो संविधान जो है वो भारत का मुख्य है और इस संविधान जो है यही सर्वोच्च है। और इस संविधान की रक्षा करने का और इसकी व्याख्या करने का अधिकार जो है हमने न्यायपालिका को दिया हुआ है। इसलिए न्यायपालिका विश्व के सभी शक्तिशाली जो न्यायालय है उनमें से एक हो जाता है, क्योंकि इसकी शक्तिशालीता जो है वो इसे दिए हुए अधिकारों के आधार पर है। साथ ही हमारे यहाँ पर जो संविधान है वो लिखित संविधान है। लिखित संविधान जो है वो भी इसे शक्तिशाली बनाने में सहायक है। आगे चलते हैं। 1950 में
1950 से ही न्यायपालिका में संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है, लेकिन हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1950 को तैयार होता है, सॉरी 1949 को तैयार होता है। ठीक है, थोड़े समय पहले ही हमने संविधान दिवस मनाया है 26 नवंबर को, तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, जिसे हम 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं, संपूर्ण देश में अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 1950 से लेके वर्तमान 2020 तक जो न्यायपालिका है उसने संविधान की एक तो व्याख्या की, ठीक है, जिसका महत्वपूर्ण कार्य है, और दूसरा सुरक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकार जो हमें भारतीय संविधान के द्वारा, मतलब भारतीय संविधान के द्वारा यहाँ के नागरिकों को, ठीक है, दिए हुए जो अधिकार हैं, वैसे देता तो राज्य है, हमें जो अधिकार दिए हम हॉब्स, लॉक, रूसो आदि का अगर हम समझौतावादी सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसके अनुसार जो हमें अधिकार प्राप्त है वो दिए किसने? हमें राज्य ने। ठीक है, और ये हमें राज्य के विरुद्ध ही प्राप्त होते हैं, लेकिन ये राज्य के द्वारा दिए हुए जो अधिकार है ये कहाँ वर्णित है? इनका वर्णन जो है संविधान में हुआ है, संविधान में हुआ है, इसलिए ये अधिकार जो है हमें संविधान के द्वारा प्राप्त है। इन अधिकारों की जो हमारे मूल अधिकार हैं, प्रारंभ मूल संविधान के अंदर जिनकी संख्या 7 थी, वर्तमान में 6 हो गई। भारतीय संविधान के तीसरे भाग के अंदर अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इनका वर्णन है। ठीक है, वर्तमान में 6 अधिकार हैं। 7वां अधिकार जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, इस संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया है, और ये कहाँ लिखा हुआ है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंदर जो है इसको डाल दिया है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बात कर ली कि सर्वोच्च न्यायालय जो है इसने भारत के या जो व्यक्ति हैं, एक तो भारत के संविधान की व्याख्या की, इसको सुरक्षा की, दूसरा मनुष्यों को द्वारा यहाँ के जो व्यक्ति हैं, यहाँ के भारत के जो लोग हैं, नागरिक हैं, इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हमारे साथ किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, ठीक है, जो संविधान के विरुद्ध है या हमारे अधिकारों का जो है हनन कर रहा है, तो हम सीधे कहाँ जाते हैं? न्यायालय के अंदर जाते हैं, और न्यायालय जो है वो हमें न्याय दिलाने का कार्य करता है। हर समाज में व्यक्ति के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति समूह तथा सरकार के बीच विवाद उठते रहते हैं। आपस में व्यक्तियों के बीच भी उठ सकते हैं, एक व्यक्ति और समूह के बीच में भी उठ सकते हैं, कई सारे समूहों के बीच में भी उठ सकते हैं, और व्यक्ति, सरकार या राज्य के अंदर भी जो है कई प्रकार के विवाद जो है उठ सकते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत, ठीक है, कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाता है, जो किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। और स्वतंत्र संस्था कौन सी? हमारी न्यायपालिका है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? हल किया जाता है, ठीक है, न्याय दिया जाता है। जिस प्रकार प्राचीन समय की बात करें, जब स्वतंत्र नहीं थे हम, तो उस समय राजे महाराजे, हमारे जो पंच पटेल होते थे, वो किसी भी बात के ऊपर अगर विवाद होता था तो उसका समझौता करते थे। ठीक है, तो वो जो प्रथा थी, न्याय प्रथा, उसके आधार पर कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े या पिछड़े सभी लोगों को एक समान कानून लागू होगा। इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार है, समता का अधिकार है। ठीक है, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, वर्ण, उसकी आर्थिक स्थिति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर जो है भेदभाव नहीं करेगा। उसी प्रकार सभी व्यक्तियों को जो है समान कानून होंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32। आगे चलिए, कानून के शासन का भाव यह है कि धनी गरीब, ना तो किसी गरीब और अमीर के अंदर भेदभाव किया जाएगा, ना लिंग के आधार पर पुरुष और महिला में किया जाएगा, न उसकी आर्थिक स्थिति आधार पर अगड़े और पिछड़े का किसी भी प्रकार से जो है उसके अंदर भेदभाव नहीं होगा, और सभी लोगों के लिए एक समान कानून जो है वो लागू होगा। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों
को कानून के अनुसार हल करती है और ये सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले। ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब हुआ सभी का शासन, जनता का शासन। ठीक है, तो उस जनता के शासन को जो है जनता के शासन के रूप में ही देखा जाए, किसी एक व्यक्ति का शासन नहीं हो, वो किसी भी प्रकार से तानाशाह नहीं हो। इसके लिए जरूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। ठीक है, इसीलिए तो हमने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है। इसके जो न्यायाधीश होते हैं वो भी उसके लिए हमने एक अलग से कॉलेजियम प्रणाली बना रखी है। न्यायपालिका जो है इसके जो अधिकार वगैरह हैं वो सब हमने संविधान में वर्णित किए हुए हैं। ये न्यायपालिका जो है हर रूप से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र रहेगी, किसी का इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। अगर इसके ऊपर किसी का प्रतिबंध हो तो क्या ये स्वतंत्र रूप से न्याय दे पाएगी? नहीं, ये स्वतंत्र रूप से न्याय जो है नहीं दे पाएगी। इसलिए हमने इसको स्वतंत्र रखा है, इसे सभी प्रकार के राजनीतिक दबाव से दूर रखा है। 2015 के अंदर आपने देखा हो तो एक नई कॉलेजियम व्यवस्था आई थी। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेके, लेकिन उस नई व्यवस्था के अंदर जो है 3 व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र से थे और उन तीनों व्यक्तियों के राजनीतिक क्षेत्र होने के कारण कहीं न कहीं वो राजनीतिक दबाव के अंदर आता है। इसलिए न्यायपालिका जो है उसने उसे न्यायिक पुनरावलोकन के तहत जो है न्याय संविधान के विरुद्ध उसको बताया और उस नवीन जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको हटा दिया। और आज भी जो प्राचीन समय से चली आ रही हमारी कॉलेजियम व्यवस्था है उसी के आधार पर जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति होती है। आगे चलिए, न्यायपालिका को स्वतंत्रता कैसे दी जा सकती है और उसे सुरक्षित कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रश्न है हमारे लिए। हम चलिए, भारत संविधान के अनेक उपायों के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। भारत ने अपने संविधान के अंदर कई सारे ऐसे उपाय किए हैं, कई सारे ऐसे अनुच्छेद हैं, कई सारे ऐसी धाराएं हैं जिनके द्वारा जो है हम न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। इसे निर्बाध रूप से संचालित होने की अनुमति हम इसके द्वारा देते हैं। किसी प्रकार के राजनीतिक दबाव की, किसी प्रकार के दबाव समूहों के दबाव से हम जो इसको स्वतंत्र रखते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता। विधायिका जो हमारी संसद है, ठीक है, जिसे हम व्यवस्थापिका के रूप में देखते हैं, तो वो जो हमारी संसद है, विधायिका जो है इसको हम सम्मिलित नहीं करते हैं किसी भी रूप में। ठीक है, किसके संदर्भ में? जब न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि इन नियुक्तियों के दलगत राजनीति में कोई भूमिका नहीं रहे। न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। जब हम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में बात करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति को होता है, क्योंकि सब प्रमुख जो हमारे पद हैं जैसे प्रधानमंत्री हो गया उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि होता तो वो जो लोकसभा के अंदर जिसको बहुमत प्राप्त होता है उस पार्टी का नेता होता है, लेकिन फिर भी उसकी जो नियुक्ति होती है उसको नियुक्त करने का कार्य राष्ट्रपति को होता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। विभिन्न राज्यों के अंदर जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हमारे संघ लोक सेवा आयोग जो है उनकी नियुक्ति उनके जो अध्यक्ष हैं या उनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा? वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। साथ ही हमारे जो विदेशों के अंदर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे जो राजदूत हैं उन राजदूतों की या राजनायकों की नियुक्ति जो है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो उसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो एक प्रकार की कोलेजियम से होती है। तो जो व्यक्ति न्यायाधीश बनना चाह रहा है, जिसको न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा, उसे देखो या तो वो 5 वर्ष तक, है ना, किसी जो उच्च न्यायालय है उसके अंदर न्यायाधीश के पद के ऊपर कार्य कर चुका हो, या उसे 10 वर्ष का राजनीतिक जो अनुभव है न्यायपालिका का, मतलब वकालत किसी के अंदर की हो उसका अनुभव होना चाहिए, या फिर वो राष्ट्रपति की नज़र के अंदर जो है क्या होना चाहिए, संविधान का या कानून का जो है अच्छा ज्ञाता होना चाहिए। आगे चलिए, वही बात यहाँ की गई है कि न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो हमने बात की कि 5 वर्ष तक वो किसी उच्च न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुका हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी
अधीनस्थ न्यायालय के अंदर वकालत कर चुका हो, मतलब उसे एडवोकेट का काम किया उसने, या फिर राष्ट्रपति की नजर में कानून का अच्छा ज्ञाता हो, तो उसे जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकता है। उस व्यक्ति के राजनीतिक विचार या निष्ठाएं जो है उसकी नियुक्ति का आधार नहीं बननी चाहिए। वो कौन सी पार्टी से संबंधित रखता है ये यहाँ पे मायने नहीं रखता, केवल उसका अनुभव जो है वो यहाँ पे देखा जाता है। न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है निश्चित होता है एक निश्चित आयु तक, है ना, 62 ईयर तक जो है राष्ट्रपति जो न्यायाधीश है वो रह सकता है। समय समय पर इनकी आयु जो है इसके अंदर संशोधन संसद के द्वारा किया जाता है। इनके वेतन भत्ते जो है वो भी संसद के द्वारा निर्धारित होते हैं। वे सेवानिवृत्त होने तक पद पर बने रहते हैं, जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के लिए इनकी आयु जो है कुछ का आधार होती है, तो जब तक वो सेवानिवृत्त नहीं होंगे तब तक वो है अपने पद पर रह सकते हैं। अभी बोबड़े साहब जो है शायद 42वें नंबर के हमारे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। इससे पहले गोगोई साहब थे, रंजन गोगोई। केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, ठीक है, जिसे हम महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। इस महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा विशेष परिस्थितियों के अंदर ही जो है न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके अलावा उसके कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता। जब से वो नियुक्त हुआ है तब से लेकर जब तक का उसका समय है तब तक वो उसमें पद पर बना रहेगा। उसके कार्यकाल में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। कार्यकाल की सुरक्षा के कारण न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना काम जो है कर पाते हैं। अगर इन्हें समय से पूर्व, जब इनकी आयु जो इसका रिटायर होने का जो समय है उससे पहले अगर इनको हटाया जा सकता तो न्यायाधीश जो है वो किसी प्रकार के बंधनों में रहता है ना। कार्यकाल को कम नहीं किया जा सकता, न्यायाधीश बिना भय के कार्य कर सकता है और भेदभाव के कार्य कर सकता है, ठीक है। अगर उससे भय होता कि उसे समय से पूर्व जो है अपने पद से हटाया जा सकता है तो हो सकता है वो न्याय देने के अंदर जो है किसी प्रकार का दबाव महसूस करें। आगे हम देखते हैं संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत कठिन प्रक्रिया निर्धारित की गई है। संविधान निर्माताओं का मानना है कि हटाने की प्रक्रिया कठिन हो तो न्यायपालिका के सदस्यों का पद जो है सुरक्षित रहेगा। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका पर वित्तीय रूप से निर्भर है। संविधान के अनुसार न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते के लिए विधायिका की स्वीकृति नहीं ली जाएगी, ठीक है। विधायिका की स्वीकृति आवश्यक नहीं है इनके वेतन और भत्तों के लिए। उसके अंदर परिवर्तन जो है जरूर विधायिका करती है। न्यायाधीशों के कार्यों और निर्णयों को व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती। अगर किसी न्यायाधीश ने जो है किसी भी प्रकार का कोई कार्य किया है अथवा निर्णय किया है तो सार्वजनिक मंच से उसकी आलोचना, ठीक है, कि ये गलत है निर्णय, ऐसी आलोचना जो है वो किसी के भी द्वारा नहीं की जाएगी। ऐसा जो है न्यायपालिका को अधिकार दिया हुआ है। अगर कोई न्यायालय की अवमानना का दोषी पाया जाता है, न्यायालय ने किसी प्रकार का आदेश दिया और उसकी अवमानना, ठीक है, उसके अनुरूप उसका कार्य नहीं करना, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी सरकार को अगर न्यायपालिका के द्वारा आदेश दिया जाता है, अगर वह सरकार या व्यक्ति उस आदेश के अनुरूप कार्य नहीं करता है, दोषी पाया जाता है, तो उसी न्यायपालिका को उसे दंडित करने का अधिकार है, दंडित करने का, ठीक है। जिस प्रकार जो दंड किया जाएगा वो दंड किया जाएगा 1860 के अंदर जो भारतीय दंड संहिता जो बनी थी आईपीसी, ठीक है, इस आईपीसी भारतीय दंड संहिता के आधार पर जो 1860 में बनाई गई थी, इसके आधार पर जो है उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। इस प्रकार से भारतीय संविधान का मुख्य कार्य अभी हमने देखा, भारतीय संसद जो हमारा न्यायपालिका है इसका कार्य हमने देखा कि जो हमारा संविधान है उसकी सुरक्षा करना और उसकी व्याख्या करना जो है किसका कार्य है, न्यायालय का कार्य है, सर्वोच्च न्यायालय का कार्य है। और न्यायालय के आधार पर अगर किसी ने उसको कोई किसी प्रकार का आदेश अगर न्यायपालिका ने दिया है, जैसे हमें आदेश प्राप्त है कि हमें स्वतंत्रताएं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर जो है हमें वाक विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन हमारे किसी प्रकार के वाक विचार से, क्योंकि हम जो है किसी भी रूप में ऊंचे नीचे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं या किसी की जो है निजता का उल्लंघन करते हैं, उसके आधार पर जो हमें दंडित किया जा सकता है। और दंड करने का जो आधार रहेगा वो 1860 के अंदर जो आईपीसी की मतलब भारतीय दंड संहिता जो बनी थी उसके आधार पर किया जाता है। माना जाता है कि इस अधिकार से न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और कोई उसकी नाजायज आलोचना नहीं करेगा, ठीक है। जो हमने ये दिया है कि निर्णय और कार्यों की किसी प्रकार की आलोचना नहीं होगी और जो उनकी अवमानना कर रहा है उसको दंड दे सकता है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो व्यक्ति है, एक तो न्यायाधीशों को सुरक्षा मिलेगी और उनकी जो नाजायज आलोचना है ना वो नहीं की जाएगी, ठीक है।
संसद न्यायाधीशों के आचरण पर केवल तभी चर्चा कर सकती है जब वह उसके विरुद्ध पदच्युत प्रस्ताव पर विचार, मतलब उसको पद से हटाने का अगर किसी प्रकार से प्रस्ताव आ रहा है तभी वो उसके आचरण को लेकर चर्चा की जा सकती है। कहाँ पे? संसद के अंदर, हमारी विधायिका के अंदर। इससे न्यायपालिका आलोचना के भय से मुक्त रहकर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। और यही बात हम देख सकते हैं कि हमारे जो न्यायालय है वो सर्वोच्चता है, उसे स्वतंत्रता हम प्राप्त की गई है और स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए उसे क्या क्या चीजें जो है उसको दी गई है हमने। तो इनके आधार पर जो है वहाँ पे कार्यरत जो हमारे न्यायाधीश होते हैं वो न्यायाधीश भय से मुक्त होके, अपने पद से हटाए जाने के भय से मुक्त होके, या उनके प्रकार किसी प्रकार की आलोचना होती है उसको दंडित किया जा सकता है। तो इस आधार पर जो है वो स्वतंत्र रह के कार्य करते हैं। नेक्स्ट जो है हम आगे न्यायाधीशों की नियुक्ति नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसके अंदर देखेंगे।